हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग दूसरे वीडियो पे शुरू करते हैं स्टील स्ट्रक्चर का। हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था एक बेसिक इंट्रोडक्शन स्टील का। आज हम लोग मेन स्टील में उतर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है कनेक्शन। जो ये करीब करीब लंबा वीडियो रहेगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसको पार्ट्स में अपलोड करूँ, क्योंकि छोटे वीडियो से पढ़ने में फ़ायदा होता है। और मुझे भी जब मैं पढ़ता हूँ तो छोटे वीडियोस ही खोजता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस कनेक्शन चैप्टर को छोटे छोटे वीडियोस में करके 2 या 3 वीडियोस में ख़त्म करूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था वो। ये अब पहला चैप्टर कनेक्शन। तो हम लोग को कनेक्शन क्यों पढ़ना पड़ता है, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि कनेक्शन क्यों पढ़ना पड़ता है स्टील में। अब जैसे कोई 2 मटेरियल है, रॉड मान लो, प्लेट मान लो, उनको जोड़ा गया किसी भी कनेक्शन के थ्रू, बोल्ट के थ्रू, रिवेट के थ्रू, या वेल्डेड के थ्रू, वेल्डिंग के थ्रू जोड़ा गया। तो अब वो अगर टूटेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल उस पर लोड अप्लाई हुआ, इधर एक लोड लग रहा है, इधर एक लोड लग रहा है, लोड अप्लाई हुआ। अब अगर उसका फेलियर होगा, तो वो मोस्टली चांस है, मेन यही चांस है कि जहाँ वो जॉइंट है वहाँ से वो फेल करे, जहाँ वो कनेक्शन है वहाँ से फेल करे। इसके पीछे का कारण ये है कि कनेक्शंस जो होता है वहाँ वो वीक होता है। अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल मटेरियल से बात करें तो कनेक्शन वीक होता है। तो इसीलिए हम लोग को कनेक्शन को पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में कई डिफरेंट मेंबर्स जुड़े हैं, और तो वो टूटेंगे तो मेंबर्स अधिकतर फेल नहीं करते, फेल करता है कनेक्शन। तो इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो बात होगी क्यों पढ़ते हैं, ये कभी पूछेगा भी नहीं, लेकिन एक जानने के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए हम लोग ये चीज़ को बात कर लिए। अगला बात करते हैं जो मेन चीज़ है कि कनेक्शन कितने टाइप के कनेक्शंस हैं जो हम लोग को स्टील में पढ़ना है। तो वो डिपेंड करता है मेनली आपकी लोडिंग कंडीशन पे। ठीक है, लोडिंग कंडीशन पे 2 तरह की लोडिंग कंडीशन है, डायनेमिक लोडिंग कंडीशन, स्टैटिक लोडिंग कंडीशन। मतलब क्या है समझते हैं। डायनेमिक लोडिंग कंडीशन मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रिज है, बीम है, जो भी मानना है मान लीजिए, वो है, उस पर अभी कुछ लोड इस प्रकार है, कुछ लोड ऐसे लग रहा है जिसके कारण ऊपर के पोर्शन में कंप्रेशन आ रहा है, नीचे के पोर्शन में टेंशन आ रहा है। टेंशन स्ट्रेसेस डेवलप कर रहे हैं बेंडिंग की वजह से। ये सब हम लोग का सोम में पढ़े हैं हम लोग कि बेंडिंग की वजह से भी स्ट्रेसेस आते हैं। अब बात करते हैं कि लोडिंग कुछ चेंज हो गई, नेचर ऑफ लोडिंग कुछ चेंज हो गई या हट गई, चेंज हो गई। हट गई तो कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल चेंज हो गई, कुछ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस डेवलप कर गए। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस मतलब क्या, जहाँ कंप्रेशन था वहाँ अब टेंशन आ गया, और जहाँ टेंशन था वहाँ अब कंप्रेशन आ गया। तो इस तरह के लोडिंग कंडीशन को बोला जाता है कि डायनेमिक लोडिंग कंडीशन। अब इसमें किस तरह के कनेक्शन देने चाहिए। स्टैटिक क्या, स्टैटिक ये कि एक तरह का लोडिंग है, वही रह रहा है, जो आ रहा है वही रह रहा है। एक तरह से आप उसको अगर थोड़ा फील लेना चाहते हो तो डेड लोड, कि डेड लोड पड़ा हुआ है, वो जिस तरह का स्ट्रेस डेवलप करा रहा है वो उसी तरह का स्ट्रेस डेवलप करा रहा है। तो बात करें डायनेमिक और स्टैटिक दोनों में, हम लोगों को क्या कहते हैं, किस तरह के कनेक्शंस देने चाहिए, किस तरह के कनेक्शन देने चाहिए। मेनली हम लोग को 3 तरह के कनेक्शन पढ़ने हैं। वो क्या क्या, बोल्टेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन एंड वेल्डेड। ये 3 तरह के कनेक्शन पढ़ने हैं। अब डायनेमिक लोडिंग की बात करें तो यहाँ स्ट्रेस चेंज हो रहा है, स्ट्रेस का नेचर चेंज हो रहा है। कभी क्या कहते हैं, ऊपर कंप्रेशन है तो जहाँ पे कंप्रेशन है कभी वहाँ पे टेंशन आ जा रहा है, तो नेचर चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ वेल्डिंग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है
कि वेल्डिंग जो होती है वो ब्रिटल नेचर की होती है। जो वेल्ड पोर्शन होता है वो वेल्डिंग के कारण थोड़ा ब्रिटल हो जाता है। तो जब डायनेमिक लोडिंग होगा तो कंप्रेशन तक तो सही है, लेकिन जैसे ही टेंशन आएगा वो फेल कर जाएगा। इसीलिए डायनेमिक लोडिंग में अगर क्वेश्चन पूछता है डायनेमिक लोडिंग में कि हम लोग क्या दे सकते हैं, तो वेल्डिंग तो ख़त्म हो गया, तो बचा क्या? बचा हमारे पास बोल्टेड और रिवेटेड। बोल्टेड में प्रॉब्लम ये है कि वाइब्रेशन की वजह से बोल्ट ढीले हो जाते हैं और वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ओपन हो जाते हैं। तो ऐसे केस में बोल्टेड नहीं दे सकते। तो अब दे क्या सकते हैं? सबसे बेस्ट जो है ऐसे केस के लिए वो है रिवेटेड कनेक्शन। अगर आपसे ये पूछ देता है क्वेश्चन में, कुछ इस तरह से पूछ के आता है कि कनेक्शन प्रेफरेबल फॉर डायनेमिक लोडिंग कंडीशन, तो वो रिवेटेड कनेक्शन है। ठीक है। स्टैटिक लोडिंग कंडीशन के लिए क्या देना चाहिए? स्टैटिक लोडिंग कंडीशन के लिए वैसे तो हम तीनों दे सकते हैं, ये बोल्टेड भी दे सकते हैं, रिवेटेड भी दे सकते हैं, वेल्डेड भी दे सकते हैं। लेकिन अगर केवल एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने का अगर आ रहा है तो हम प्रेफर करेंगे वेल्डेड, क्योंकि अभी हमने शायद पिछले ही लेक्चर में शायद ये बोला है, नहीं बोला है तो अभी आप जान लीजिए कि वेल्डेड कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जहाँ पे 100% एफिशिएंसी मिलती है। 100% एफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि वेल्ड जब हो जाता है मटेरियल, ये मटेरियल अगर इस मटेरियल से वेल्डिंग के थ्रू जोड़ा जाएगा, यहाँ वेल्डिंग किया जाएगा, तो ये यूनिफॉर्म हो जाता है, 100% एफिशिएंसी देता है। ठीक है, तो ये बात हो गई मोटी मोटी। तो अब बात आती है कि बोल्टेड कहाँ देंगे भाई? डायनेमिक के लिए तो ये हो गया, स्टैटिक के लिए ये हो गया, तो बोल्टेड कहाँ देंगे? बोल्टेड को भी देंगे, बोल्टेड भी इंपॉर्टेंट है। बोल्टेड वहाँ देंगे जहाँ मेंटेनेंस रह के करना पड़ रहा है, तो वहाँ देंगे। मेंटेनेंस जहाँ ज़रूरी है वहाँ बोल्टेड देंगे। अब ये मत दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वहीं केवल देंगे, डायनेमिक लोडिंग में केवल रिवेटेड देंगे, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये बस एक प्रेफरेबल है, एग्जैक्ट यही ज़रूरी नहीं है। आजकल वेल्डेड इतने अच्छी वेल्डिंग हो रही है कि क्या कहते हैं, ब्रिजेस में भी क्या कहते हैं वेल्डेड कनेक्शन दिया जा रहा है। बट अगर अब कंडीशन पूछता है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा कनेक्शन पूछता है, तो हम लोग ये देंगे। ठीक है, तो हम लोग को 3 कनेक्शन पढ़ना है बेसिकली, बोल्टेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। उसमें सबसे पहला जो है वो है बोल्टेड कनेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बोल्टेड कनेक्शन में सबसे पहली चीज़ हम लोग को ये ध्यान रखनी है कि बोल्ट को डेजिग्नेट कैसे करते हैं। मार्केट में जो बोल्ट मिलता है उसकी डेजिग्नेशन कैसे होती है? तो डेजिग्नेशन कुछ इस तरह से होती है, M5 to M36। M5 मतलब M5 to M36 मतलब M5, M8, M10 या सो ऑन। तो इसमें M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 5 और 36 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? M रिप्रेजेंट करता है कि जो यूनिट है वो मेट्रिक यूनिट है mm में, और 5 और 36 उसका नॉमिनल डायामीटर को रिप्रेजेंट करता है। अब नॉमिनल डायामीटर है क्या वो देखते हैं। अब जैसे देखिए, ये एक बोल्ट है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये कहलाता है हेड, जो टॉप मोस्ट पोर्शन है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये नॉमिनल पोर्शन या शैंक पोर्शन कहलाता है ये। ठीक है, बचा ये, लोकल लैंग्वेज में अगर बोलूँ मैं तो इसको थ्रेड, चूड़ी बोलते हैं हम लोग के एरिया में, बट अभी के लिए जानते रहिए थ्रेड पोर्शन। तो ये 3 चीज़ होती है। तो ये जो 5 और 36 है वो ये नॉमिनल पोर्शन का डायामीटर बता रहा है, शैंक का डाया बता रहा है, इसका डाया बता रहा है। ठीक है, 5 और 36 इसका डाया बता रहा है। तो कभी कभी जहाँ पे हम लोग को डाया की मदद से एरिया निकालना होता है, तो शैंक एरिया निकालना होगा, तो हम बता देंगे कि भाई जो डाया है π/4 × d²। लेकिन अगर पूछ दिया थ्रेड की एरिया बताओ भाई, तो जहाँ थ्रेड की एरिया की ज़रूरत पड़ गई, तो थ्रेड की एरिया कोडल प्रोविज़न के हिसाब से निकालते हैं। कोई इफेक्टिव एरिया बोलो या नेट एरिया, इसको नेट एरिया भी बोल देते कहीं पे, कोडल प्रोविज़न की मदद से π/4 d²। ठीक है, तो ये तो बात हो गई शेप की।
कि बोल्ट के शेप के और डायमेंशन की बात हो गई, ठीक है। बोल्ट की स्ट्रेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोल्ट की स्ट्रेंथ को ग्रेड की मदद से उसके रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेड की मदद से, ये ग्रेड की मदद से, जैसे ग्रेड 4.6 फॉर एग्जांपल, ग्रेड 4.6, ग्रेड 4.6। इसका मतलब क्या हुआ, 4.6 का मतलब हुआ कि बोल्ट की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, हम लोगों ने अभी माइल्ड स्टील का कर्व देखा था, तो अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेंथ हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गई 400 न्यूटन पर mm²। ये फोर्स है, ये फोर्स है, यहाँ आया। यील्ड स्ट्रेंथ भी बताएगा ये, बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, तो ये जो 6 है 0.6, इसी से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 0.6 इंटू 400, तो ये 240 न्यूटन पर mm², ठीक है। वैसे ये अगला चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कहीं पूछा तो नहीं है, मुझे कहीं क्वेश्चन नहीं मिला, बट ये जानते रहिए कि ये जो ये वाला फंडा है, ग्रेड वाला फंडा, ये अप टू 16 mm बोल्ट्स के लिए वैलिड है, बट ये उतना इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ को उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। तो फिलहाल अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया बोल्ट कनेक्शन का। अब हम लोग जानते हैं कि फोर्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है बोल्टेड कनेक्शन में। तो देखिए, ये एक लैप जॉइंट बोल्ट है, कनेक्शन है। लैप जॉइंट मतलब क्या, एक के ऊपर दूसरा रखा है और फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, लैप जॉइंट है, ठीक है। ये एक बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ उसका नट रहा होगा, मैंने नट नहीं बनाया, छोड़िए उसको, हटाइए, ठीक है। तो ये बोल्ट कनेक्शन है, बोल्टेड कनेक्शन है। अब ये देखो कि ये जो P फोर्स है, ये P फोर्स है यहाँ, अगर हम एक तरफ से चलें कि फोर्स ट्रांसमिशन कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो फोर्स कुछ यहाँ आया होगा चलते चलते, P वाला यहाँ पे, यहाँ तक ऐसे 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 आया होगा, यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ होगा P, ठीक है। यहाँ पे P फोर्स लग रहा होगा। अभी हम सिंगल बोल्ट मान के चल रहे हैं, अगर मल्टीपल बोल्ट होगा तो वो ये P फोर्स उसमें इक्वली बढ़ जाएगा, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि केवल एक बोल्ट है, ठीक है। तो ये जो P फोर्स है, यहाँ मैंने डायरेक्शन उल्टा बना दिया, ठीक है। ये आया होगा, यहाँ लड़ा होगा, ठीक है। फिर इस जॉइंट के थ्रू यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्लिप हुआ होगा P फोर्स, एंड फिर यहाँ पे इस जॉइंट के थ्रू यहाँ पे स्लिप होके ट्रांसफ़र हुआ होगा, एंड देन यहाँ ट्रांसफ़र होगा, एंड सो ऑन। तो मैं अगर बताना चाहूँ कि अगर बोल्ट हमारा फेल होता है तो कैसे टूटेगा, यहीं जॉइंट से टूटेगा। और कैसे टूटेगा, यहाँ पे तो ये फोर्स इसको P इधर खींच रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए इस हाफ पार्ट में P फोर्स इस एरिया में लगा होगा, उसका काउंटर एक्ट रिएक्शन जो होगा यहाँ P फोर्स लगा होगा, ठीक है। और उसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए ये P फोर्स लगा होगा। तो ऐसे, तो ब्रेक हमारा हुआ ये जॉइंट से, ये जॉइंट से हमारा ब्रेक हो गया, ठीक है। और यही हमारा क्रिटिकल पोजीशन है जहाँ से हम लोग को कैलकुलेशन करना है। और जो एक्शन ऑफ फोर्स है वो किस तरह का है, ये जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो shear टाइप इफ़ेक्ट दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो shear टाइप इफ़ेक्ट दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे shear स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालते हैं, इसीलिए इस जॉइंट पे shear स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालते हैं, ठीक है। जो कि देख लेते हैं हम लोग क्या आएगा। अच्छा, एक एग्जांपल ये भी बोल देते हैं, मान लेते हैं कि यही जो कनेक्शन है, ऐसे फॉर एग्जांपल एक रफ फिगर बना रहा हूँ मैं, यही कनेक्शन है, सामने से ये साइड से हम देख रहे हैं, ऊपर से देखें तो 2 बोल्ट निकला, तो क्या होगा, अगर 2 बोल्ट हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं, ये जो P फोर्स एक बोल्ट पे हम ट्रांसफ़र कर रहे थे वो आधा हो जाएगा, 2 बोल्ट होने की वजह से P/2 हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक जगह से टूटा, एक जगह से बोल्ट टूटा, तो अब हमको ये shear एक्शन की वजह से टूटा है, तो हमको shear स्ट्रेंथ निकालने की ज़रूरत पड़ जाएगी, shear स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, shear स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ठीक है। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये चीज़ बात की थी कि कोई भी चीज़ की स्ट्रेंथ निकालनी है, तो मतलब फोर्स रेजिस्टिंग कैपेसिटी निकालनी है,
एक तरह से shear रेजिस्टेंस निकालना है इसका, तो वो एक तरह का फोर्स है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, समथिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, यहाँ हमको एरिया मिल गया कि ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, ये एरिया मिल गया हमको। ये इधर या तो शैंक एरिया होगा या तो थ्रेड एरिया होगा, और वो डिपेंड करेगा कि हमारा ये जॉइंट पे कौन सा पोर्शन आ रहा है, शैंक आ रहा है कि थ्रेड आ रहा है। ठीक है, तो एरिया तो मिल गई, स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर के सबसे लास्ट में देखा था कि एलएसएम में परमिसिबल स्ट्रेंथ क्या होती है शियर के केस में। तो हमने बोला था कि अगर हम लोग कोई चीज़ तोड़ के देख रहे हैं, अगर बिना तोड़े नहीं, कोई चीज़ तोड़ मान रहे हैं कि फेलियर हो गया, तब वहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगी वो ये मान के चला जाएगा कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक अपनी चीज़ गई थी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जब लेते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेते हैं, 1.25। और क्योंकि ये शियर का केस है, वहाँ पे ये बात भी डिस्कस की गई थी कि जब शियर का केस होता है तो एडिशनल √3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाता है, और साथ में इनटू ये ए नेट या अगर शैंक में हो रहा है तो ए शैंक। तो ये फेलियर ऑफ बोल्ट की वजह से शियर स्ट्रेंथ आया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो FUB जो हम ले रहे हैं, ये हम लोग फेलियर मान रहे हैं कि फेलियर हो गया तब ले रहे हैं, क्योंकि हम अगर याद हो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि माइल्ड स्टील के कर्व में ऐसे कुछ कर्व था, फेलियर कब हो रहा था, फेलियर अगर हो रहा था तो सबसे अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद हो रहा था, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस तक अपने बोल्ट पहुँच गए हैं। ठीक है, तो ये फोर्स ट्रांसमिशन हो गया और उसकी वजह से शियर स्ट्रेंथ हो गया, किसके केस में, लैप जॉइंट के केस में। ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा ही स्पेस दे दी थी इसके लिए, मुझे लगा था कि इतना पेज लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करते हैं बट जॉइंट के केस में। बट जॉइंट लैप जॉइंट में कुछ डिफरेंस भी हैं, वो भी हम देख लेंगे, बट अभी के लिए फ़िलहाल ये जानिए कि बट जॉइंट के केस में दो कवर प्लेट के इस्तेमाल होता है। यहाँ अभी भी दिवाली चल रही है, पटाखे फूट रहे हैं, अगर वो आवाज़ आप लोग को आ रही है तो सॉरी, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, बट जॉइंट के केस में अगर आप देखें तो मेन मेंबर ये है हमारे, ये हमारे मेन मेंबर है, मेन मेंबर ये, और ये भी मेन मेंबर, और ये जो है हमारे ये हमारे कवर प्लेट है। कवर प्लेट में बट जॉइंट के केस में दोनों मेंबर को एक लेवल पे लाके बोल्ट से कसते हैं ताकि इसेंट्रिसिटी ना आए। बट जॉइंट का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि ये इसेंट्रिसिटी को नहीं डेवलप करने देता, और इसेंट्रिसिटी नहीं डेवलप होती है तो मूवमेंट नहीं आता, मूवमेंट नहीं आता तो और अच्छी बात है भाई, हमारा मेंबर, हमारा स्ट्रक्चर और सेफ। तो बट जॉइंट के केस में फोर्स कैसे ट्रांसमिट होगा, तो अगर आप यहाँ ध्यान दें, अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये जो P फोर्स है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, ये जो P फोर्स है, ये P फोर्स यहाँ आया, इस पे लड़ा, ठीक है, P फोर्स। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ कि ये कुछ पोर्शन ले गया होगा, ये वाला पोर्शन, और ये कुछ पोर्शन मान ले गया होगा P फोर्स का। तो फॉर एग्जांपल ये जॉइंट पे P1 लगाया, ये जॉइंट पे P2 लगाया, ठीक है, तो ये यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग P2 P1 हो जाएगा, P2 P1, ये यहाँ पहुँचा P2 P1, P2 P1, सिमिलरली यहाँ आ जाएगा उसका करस्पॉन्डिंग, शायद उल्टा मैंने कर दिया, P1 यहाँ है, P2 यहाँ है, P1 P2, एंड फिर ये यहाँ आके फिर से ऐड हो जाएगा P1 + P2 दैट इज़ P, क्योंकि P1 P2 तो P के ही पार्ट थे। तो ऐसे कुछ ये फोर्स ट्रांसमिट होगा, ऐसे कुछ ये फोर्स ट्रांसमिट होगा। तो एक बोल्ट को अगर यहाँ पे ला के देखा जाए कि एक बोल्ट को लाते हैं, तोड़ के उसको देखते हैं, ठीक है, फिगर लग रहा है बनाना पड़ेगा मुझे, चलिए कोई बात नहीं, बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर वाले बोल्ट को मैं ला रहा हूँ, ये यहाँ से पहला टूटा,
पहला यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, ये बोल्ट 3 पार्ट में टूटा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 2 जॉइंट है यहाँ पे, एक ये, ठीक है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे दिख पा रहा हो तो ये एक ये जॉइंट, एक ये जॉइंट, अलग कलर इस्तेमाल करूँ क्या, एक ये जॉइंट, एक ये जॉइंट, तो 2 जॉइंट से टूटेगा। तो 2 जॉइंट से टूटने की वजह से हमारा जो बोल्ट 3 पार्ट में टूटेगा, ठीक है। तो पी लोड यहाँ आ रहा था, पी लोड यहाँ आके अटक रहा था, उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ P1, यहाँ P2, ठीक है। सिमिलरली इसका इक्वल एंड अपोजिट P1 P2, तो ये भी इसको यहाँ P1 P2 ऐसे कुछ ऐसे ही टूटेगा। अब ये मान लेते हैं यहाँ इसका थ्रेड यहाँ तक था, थ्रेड वाला पोर्शन यहाँ था, इसके ऊपर शैंक एरिया, तो 2 पार्ट में टूट रहा है। तो अगर हमको यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ निकालना पड़े, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट बट जॉइंट में, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, यहाँ पे अगर बात करें कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालना है हमको, तो अगेन शियर स्ट्रेंथ मतलब कितना लोड ले पा रहा है वो, लोड निकालने के लिए स्ट्रेस इनटू एरिया। तो एरिया से पहले स्ट्रेस हमको आ रहा है वही वाला केस, क्योंकि हम लोग यहाँ शियर की बात कर रहे हैं, तोड़ के देख रहे हैं, तोड़ के देख रहे हैं, दैट मीन्स अल्टीमेट स्ट्रेस FUB डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी FUB के लिए 1.25, और क्योंकि ये शियर का केस है तो एक्स्ट्रा में √3। एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगेन फिर से देखिए, एक एरिया तो ये झेल रहा है A1, एक एरिया ये झेल रहा है A2। A1 क्या है, शैंक की एरिया, तो इसको हम ASH लिख दे रहे हैं, और A2 क्या है, थ्रेड की एरिया, तो इसको मैं A नेट लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ASH प्लस A नेट। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हर समय हमारा शैंक में ही टूटे, और मतलब एक पोर्शन शैंक में आए, एक पोर्शन थ्रेड में आए? ज़रूरी नहीं है। तो इसको काउंटरएक्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि NS इंटू ASH और NN इंटू A नेट। अब अगर दोनों पोर्शन शैंक में रहा तो NS इक्वल टू 2 हो जाएगा। मान लेते हैं ये दोनों पोर्शन शैंक में है, यहाँ तक शैंक है फिर थ्रेड है, तो NS इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर दोनों पोर्शन थ्रेड है, मतलब यहाँ तक थ्रेड है हमारा, तो NN इक्वल टू 2 हो जाएगा और NS 0 हो जाएगा। और अगर ये वाला जो केस जो हमने बनाया कि शैंक भी है थ्रेड भी है, तो यहाँ NS इक्वल टू 1 है, इस वाले केस में NS इक्वल टू 1 है और NN इक्वल टू 1 है। तो दोनों केस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट हमारा बट जॉइंट के केस में भी आ गया, ठीक है, ओके। अब देखिए, अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर दे रहा हूँ कि हमने अभी तक बोल्ट कनेक्शन में एक ही स्ट्रेंथ देखा है, दैट इज शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। और उसका फॉर्मूला क्या देखा, ये हमेशा याद रखे, ये रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमने बोल्ट को तोड़ के देखा था। तो FUB डिवाइडेड बाय √3 इंटू 1.25 इंटू एरिया की बात करें तो NS इंटू ASH प्लस NN इंटू A नेट। ये बट वेल्ट के केस में था, बट बोल्ट के केस में था। लैप जॉइंट के लिए कोई एक ही रहेगा, दूसरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हम FS लिख दे रहे हैं, शियर स्ट्रेंथ। तो ये पहली चीज़ हमको पता चल गई, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जान जाते हैं। अभी हम लोग बियरिंग स्ट्रेंथ पढ़ना है, लेकिन बियरिंग स्ट्रेंथ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जान जाते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा क्या, बोल्ट कनेक्शन के ही बारे में, ठीक है। कुछ टर्म्स बोल्ट कनेक्शन के बारे में, जैसे पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, एज डिस्टेंस क्या होता है, डाया ऑफ बोल होल क्या होता है, ये सारी बातें जान जाते हैं। तो एक मैं फिगर बनाता हूँ। जैसे कोई ये प्लेट है, इसको बोल्ट 4 बोल्ट या 5 बोल्ट की मदद से जोड़ा गया है, ठीक है। बराबर सिमेट्रिकल नहीं बनना है, बस थोड़ा फील ले लीजिएगा, सिमेट्रिकल है, ठीक है। ऐसे जोड़ा गया है। ये बोल्ट ऊपर से दिख रहे हैं हमको, साइड से देखोगे तो केवल वो वाला फिगर दिखेगा कि ऊपर से बोल्ट हमारे लगे हैं, ठीक है। पी लोड। आगे बढ़ते हैं। तो जो 2 करस्पॉन्डिंग बोल्ट के बीच की स्पेसिंग है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लोड, मतलब डायरेक्शन के लोड में, उसको हम बोलते हैं पिच। तो यहाँ जो स्पेसिंग है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लोड है, अलॉन्ग द डायरेक्शन है। अभी यहाँ बस इतना ही लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने नोट्स में पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बात हो रही थी कि 2 बोल्ट के बीच की दूरी, 2 बोल्ट के बीच की दूरी अगर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लोड देखा जा रहा है तो वो कहलाता है पिच, ठीक है। ये हो गया बात। अगर अक्रॉस या परपेंडिकुलर बोलो द डायरेक्शन ऑफ लोड देखा जाए, ये वाला पोर्शन, तो वो हो जाता है गेज डिस्टेंस। ये गेज हो गया, ये पिच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेट के इंड पोर्शन या एज पोर्शन के और लास्ट जो बोल्ट है, उन दोनों के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं इंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस, ठीक है। एज डिस्टेंस या इंड डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया। अभी सबके बारे में क्लॉज भी हैं। और क्योंकि अब भाई बोल्ट को हमें अंदर डालने के लिए होल उसका चाहिए, प्लेट में होल बनाना है, तो एग्जैक्ट सेम साइज़ का तो होल बनाएंगे नहीं ताकि एकदम घिसते हुए जाए, तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो डाया ऑफ बोल्ट होल, इन 4 चीज़ों के बारे में हमको थोड़ा डिटेलिंग में देखना है। और इनके कोडल क्लॉज पूछते हैं कि क्या होता है बताइए, पिच कितना होता है, मैक्सिमम पिच कितना होता है, गेज डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, या स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट्स कितना होना चाहिए, तो ये हम लोगों को पूछता है। तो मैं बारी बारी एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। आप लोग यहीं पे लिख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा PDF ऊपर नीचे हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ केवल स्पेसिंग की, स्पेसिंग ऑफ बोल्ट्स या स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट्स, स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट्स, इसकी बात करूँ मैं, ठीक है। तो ये जो है, ये कभी भी शुड नॉट बी लेस देन 2.5 D, where D is the nominal dia of bolt, shank dia, nominal dia of bolt। ये क्यों होता है? हर एक के पीछे कारण भी है। ये इसलिए होता है कि अगर हम बोल्ट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम दे देंगे, फॉर एग्जांपल एक मान लेते हैं, एक छोटा सा प्लेट ये है और इन दोनों बोल्ट एकदम बगल बगल में है, एकदम बगल बगल में है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये वीक हो जाएगा, क्योंकि बोल्ट के अराउंड जब बोल्ट पे लोड लगता है तो एक स्ट्रेस जोन बनता है। ऐसे समझिए कि एक स्ट्रेस जोन बनता है। तो ये जो बोल्ट होल है इसका कुछ स्ट्रेस जोन ऐसे बनेगा, ये जो बोल्ट होल है इसका कुछ स्ट्रेस जोन ऐसे बनेगा, तो यहाँ स्ट्रेस जोन का ओवरलैप हो गया, तो यहाँ लोड पड़ के वो पोर्शन टूट जाएगा, ज़्यादा लोड पड़ गया वहाँ। तो इसलिए हम लोग स्पेसिंग मिनिमम 2.5 D तो देनी ही है, ठीक है। चाहे वो परपेंडिकुलर ले लो, चाहे अलॉन्ग द लोड ले लो, ठीक है। तो स्पेसिंग की बात करें तो मिनिमम 2.5 D, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, कि स्पेसिंग हो गई। पिच डिस्टेंस, अभी हम लोगों ने डेफिनेशन तो देख ही ली पिच डिस्टेंस की,
ठीक है। पिच डिस्टेंस की बात करें, पिच डिस्टेंस की बात करें तो कोड इसके बारे में क्या कहता है? कोड इसके बारे में बोलता है कि अब अगर मिनिमम पिच डिस्टेंस कभी क्वेश्चन में पूछ दे कंफ्यूज करने के लिए, तो मिनिमम इज दिस ओनली, क्योंकि पिच भी क्या है? स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट है। पिच क्या है? एक तरह से समझिए, पिच क्या है? स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट। तो मिनिमम इस पे पिच बोल दे, मिनिमम बोल दे, तो यही वाली बात है, 2.5 डी ही है, 2.5 डी ही है। लेकिन अगर मैक्सिमम पिच डिस्टेंस की बात करते हैं, मैक्सिमम पिच डिस्टेंस इसकी बात कर दे, तो इसके लिए दो क्लॉज हैं। क्या? पहला है 16T और 200 mm, दोनों में से जो मिनिमम हो। और दूसरा है 12T और 200 mm, दोनों में से जो मिनिमम हो। क्यों दो चीज़? ये टेंशन मेंबर्स के लिए है, ये कंप्रेसिव मेंबर्स या कंप्रेशन मेंबर्स के लिए है। दिमाग में आना चाहिए क्यों कंप्रेशन मेंबर्स के लिए कम लिया जा रहा है, क्यों कंप्रेशन मेंबर्स के लिए कम लिया जा रहा है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी जान जाओ इतना कि कंप्रेशन मेंबर्स में दो चीज़ों को कंप्रेस करने में, अगर आप एक पतली सी रॉड को अपने बीच में कंप्रेस करें दोनों तरफ से, तो उसके अंदर बकलिंग की टेंडेंसी आती है। बकलिंग क्या होती है? जब कंप्रेशन मेंबर में हम लोग देखेंगे, वैसे मोटा मोटी बता दूं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर मुड़ जाएगा रॉड, उसको बकलिंग कहते हैं। तो बकलिंग की टेंडेंसी होती है कंप्रेशन मेंबर में। तो अगर लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी, दो जैसे रॉड की लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी तो वो ज़्यादा बकल करेगा। इसीलिए हम लोग दो बोल्ट के बीच में कम लेंथ देते हैं, दो बोल्ट के बीच में कम लेंथ देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से स्ट्रेस लगेगा तो ये बकल करने की कंडीशन आ जाएगी। अगर ज़्यादा लेंथ दे देंगे, दो बोल्ट के बीच में ज़्यादा लेंथ दे देंगे तो ये बकल कर जाएगी। तो इसीलिए टेंशन के मुकाबले कंप्रेशन मेंबर में हम लोग जो पिच डिस्टेंस है कम रखते हैं, ठीक है, टू अवॉइड बकलिंग। ये क्वेश्चन पूछा है कि क्यों करते हैं? टू अवॉइड बकलिंग, लोकल बकलिंग। लोकल बकलिंग इसलिए कि बोल्ट्स के बीच में, ठीक है। और इससे ज़्यादा देते क्यों नहीं है? अगर ये पूछ दे कि मैक्सिमम पिच की ज़रूरत क्या पड़ी, मैक्सिमम पिच की ज़रूरत क्या पड़ी, टेंशन मेंबर में क्यों नहीं देते थे? यहाँ पे तो बकलिंग हो रहा है, चलिए मान गए, लेकिन टेंशन मेंबर में क्यों मैक्सिमम पिच की ज़रूरत पड़ रही है? तो इसलिए पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गैप पे दे दोगे बोल्ट, तो बोल्ट्स इंडिपेंडेंटली बिहेव करने लगेंगे। तो ये जो इसकी ज़रूरत पड़ी, टू अवॉइड इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ बोल्ट्स। इसलिए, बट ये इतना पूछेगा नहीं, ये नहीं पूछता ना। ये पूछ सकता है, ये वाला चीज़ पूछ सकता है, ये नहीं पूछता। ये आपको समझाने के लिए बताया है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये तो याद रहना चाहिए। ये जो क्लॉज में लिखवा रहा हूँ ये तो सारे याद रहने चाहिए। ये डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा ध्यान से कि आप बताइए स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट्स, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट्स, मिनिमम पिच बिटवीन बोल्ट्स या मैक्सिमम पिच बिटवीन बोल्ट्स, ये सब डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ये तो एकदम याद रहना चाहिए। बात करते हैं तीसरी चीज़, ठीक है। तीसरी चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी? तीसरी चीज़ पढ़ी हम लोगों ने मिनिमम एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो बात करते हैं, एंड और एज डिस्टेंस, इसकी भी क्यों ज़रूरत पड़ गई भाई? एकदम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग की स्पायरल कॉपी होती है, स्पायरल कॉपी में एकदम लास्ट में ऐसे ऐसे छेद होते हैं, और करीब छेद करवा दो और फिर हल्का सा पन्ना पलटो, क्या ये पन्ना फट नहीं जाएगा?
तो मिनिमम एज डिस्टेंस या मैक्सिमम एज डिस्टेंस का यहाँ पे यही काम है कि इसको भी देने के लिए इसीलिए कि ज़्यादा अगर करीब एज डिस्टेंस अगर बहुत कम कर देंगे तो क्या होगा, तो यही होगा कि कॉपी हमारी या प्लेट हमारा टूट जाएगा, फेल कर जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो इसका भी क्लॉज होता है। क्या, पहले मिनिमम वाला देख लेते हैं कि मिनिमम एज डिस्टेंस हो या एंड डिस्टेंस के लिए, तो मिनिमम अब यहाँ पे 2.5D मत मार देना क्योंकि ये स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट्स नहीं बोल रहा है, मिनिमम एज डिस्टेंस बोल रहा है या एंड डिस्टेंस बोल रहा है। एज या एंड डिस्टेंस, ये सब कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं जो मैं कंफ्यूज हुआ हूँ, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि यहाँ 2.5D मत मारना। ठीक है, मिनिमम एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपने होल कैसे बनाया प्लेट में, लेके हथौड़ी से मार के अपने हाथ से ही होल बना दिया प्लेट में, या बाकायदा मशीन में डाल के मशीन से काट के बनाए। तो यहाँ से 2 क्लॉज आता है, 1.5D0 या 1.7D0। अगर आपने मशीन की मदद से लेके होल बनवाया है, मशीन कट करवाया है प्लेट में, मशीन फ्रेम कट, तो 1.5D0। और अगर आपने हैंड फ्रेम कट करवाया, हाथ से काटा है, तो हैंड फ्रेम कट, तो 1.7D0। सिंपल सा ऐसे समझो कि हाथ से काटने में हमसे गड़बड़ी हो सकती है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ रहे हैं, बोल्ट होल से लास्ट के पोर्शन के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ रहे हैं ताकि सेफ़ रहे मामला। तो और मशीन भाई सिस्टम से चलती है, तो उसमें फॉल्ट होने के या गड़बड़ी होने के कम चांसेस, तो वहाँ पे 1.5D0 है। और वेयर D0 इज़ द डाया ऑफ होल, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कहाँ लिखूँ यार, चलो यहीं लिख दे रहा हूँ। D0 जो है ये डाया ऑफ होल, यहीं बगल में, वाह बगल में मिल गया, D0 है डाया ऑफ होल, बोल्ट होल्स D0 है। ठीक है, एक लास्ट मैक्स, अच्छा इसका मैक्सिमम बचा है, मैक्सिमम सेम, एज और इन डिस्टेंस। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12 T थिकनेस ऑफ प्लेट, एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज, ये भी क्वेश्चन अभी हाल में ही कहीं पूछा है, मुझे याद नहीं आ रहा बट पूछा है। FY की वैल्यू दे दिया था 250/FY, तो ये कहीं ना कहीं तो पूछा, मुझे याद नहीं आ रहा बट पूछा है। ठीक है, अब लास्ट सब बात हो गई। गेज डिस्टेंस में वही 2.5D, गेज डिस्टेंस का मैक्सिमम डिस्टेंस का कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब लास्ट वाले के से पहले मैं ये थोड़ा सा सेलेक्ट करूँ तो चीज़ों को, हाँ या कुछ ज़्यादा हो गया क्या, 2 मिनट। ये मैंने पकड़ा यहाँ से नीचे तक, हाँ हो गया, बस बहुत जगह मिल गई। हाँ, तो लास्ट है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ लास्ट, डाया ऑफ बोल्ट होल्स, ये कहाँ से निकालेंगे भाई कि कितना होल करना है, कितना डाया का, तो ये डिपेंड करता है कि आपका नॉमिनल डाया कितना है। ठीक है, तो नॉमिनल डायामीटर चौड़ा कर लो भाई, अब नॉमिनल डायामीटर करस्पॉन्डिंग डायामीटर ऑफ बोल्ट होल्स। ठीक है, इसको मैं D से रिप्रेजेंट किया था, इसको D0 से। ठीक है, तो अगर हमारा D 12 mm से 14 mm के बीच में है,
या 12 या 14 है, क्लोज ब्रैकेट है यहाँ पे, क्लोज ब्रैकेट होप है कि आप समझते हो। तो डी नॉट कितना होगा, तो डी नॉट हो जाएगा डी नॉट इज इक्वल टू D+1। रिवेट में यही हल्का सा अंतर है, वो वहाँ हम लोग रिवेट में देखेंगे। 16 mm से कितने तक, 24 mm तक है, अगेन क्लोज ब्रैकेट, तो है डी नॉट इज इक्वल टू D+2। एंड द लास्ट वन कि अगर 24 mm से ज़्यादा है तो क्या, ज़्यादा मतलब कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा कितना ज़्यादा, तो होगा D नॉट इज इक्वल टू D+3। तो ये बात हो गई। तो अब वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसको पार्ट 2 में कैरी ऑन करूँगा। तो ये बात हो गई बेसिक जो क्लॉज हैं बोल्ट्स से रिलेटेड, वो बातें हो गई। अब अगले में हम लोग देखेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट एंड देन बोल्ट स्ट्रेंथ क्या होती है, फिर कनेक्शन की स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सब बारे में हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा कि कनेक्शन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, एक बेसिक रिवीजन, फास्ट रिवीजन कर रहे हैं एकदम सुपर फास्ट। कनेक्शन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यही वीक पोर्शन है, यही टूटेगा तो कनेक्शन पढ़ते हैं। 3 तरह के कनेक्शन, बोल्टेड, रिवेटेड, वेल्डेड। अगर डायनेमिक लोडिंग कंडीशन है तो प्रेफरेबल सबसे अच्छा है रिवेटेड, स्टैटिक है तो वेल्डेड, ठीक है। बोल्टेड कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं M5, M8, M10 से। M मेट्रिक यूनिट दिखाता है और 5 और जो नंबर है उसमें वो नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट बताता है। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कहाँ से पता चलती है, ग्रेड से, कितने ग्रेड का है, ग्रेड 4.6, 4.8 ऐसे करके, वेयर 4 रिप्रेजेंट 400 अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड 0.6 रिप्रेजेंट 0.6 टाइम्स इंटू 400 यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। फोर्स ट्रांसमिशन की बात की हम लोग, 2 तरह के जॉइंट देखे, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। तो उसमें पहला जो फोर्स ट्रांसमिशन की वजह से पहला स्ट्रेंथ हमको निकल के मिल रहा है वो है शेयर स्ट्रेंथ, जो वहाँ जॉइंट पे हो रहा है। तो शेयर स्ट्रेंथ हम लोग टूटने की वजह से देखे थे, तो वहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग का शेयर स्ट्रेंथ का बन के निकला, FS इक्वल टू FUB अपॉन √3 इंटू 1.25 NS इंटू ASH प्लस NN इंटू ANET। अब डिपेंड करता है आपका कौन सा पोर्शन टूट रहा है, वो आप एरिया लो, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग, कुछ टर्म्स पढ़े हम लोग और उससे रिलेटेड कोडल क्लॉज पढ़े, जिसमें था पिच ऑफ बोल्ट, गेज डिस्टेंस ऑफ बोल्ट, इंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, डाया ऑफ बोल्ट होल्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, स्पेसिंग बिटवीन बोल्ट्स, ठीक है। तो इन सब के बारे में एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, इस पेज को लेके स्क्रीनशॉट बना लीजिए या अलग से लिख लीजिए। ये क्लॉज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1.5.7 ये जितने हम लोगों ने पढ़े लाइन से, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। चलिए, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइए और अपना फीडबैक हमको दीजिए, उस हिसाब से मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा।